जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह। आज की जो वीडियो है उसमें मैं 4 टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर की खबरें हैं उनकी हेडलाइंस मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 4 टॉपिक्स बताता हूं। हमारा पहला टॉपिक है, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी ने कहा कि आरक्षण को खत्म करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस साथ मिलकर काम कर रही है। हमारा दूसरा टॉपिक है, ईवीएम के आरोप झूठे हैं, अपने दृष्टिकोण में संशोधन करें, चुनाव आयोग ने ये बात कांग्रेस से कही। हमारा तीसरा टॉपिक है, मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के आधिकारिक कार्यक्रमों में कैजुअल कपड़े पहनने के खिलाफ जनहित याचिका पर राज्य से जवाब मांगा है। हमारा चौथा और आखिरी टॉपिक है, 2029 के लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा अगले साल होने वाली जनगणना का असर। तो चलिए अब मैं आपको राष्ट्रीय स्तर की खबरों की हेडलाइंस बता देता हूं, उसके बाद मैं इन 4 टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूंगा। हमारी पहली हेडलाइन है, वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली ने सेवानिवृत्ति के बाद की नौकरियों के लालच के साथ मिलकर न्यायिक स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के बजाय उसे प्रतिबंधित कर दिया है। तो वहीं हमारी दूसरी हेडलाइन है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विवेक तनखा मानहानि का मामला चल सकता है। विवेक तनखा एक्स पर लिखते हैं, धन्यवाद कपिल सिब्बल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को समक्ष गंभीर कानूनी विश्लेषण और तर्क नेताओं पर कोर्ट प्रोसीडिंग्स और अधिवक्ताओं के विषय में झूठे स्टेटमेंट देने की सीमा शिवराज सिंह चौहान जी और अन्य इस अपराध के दोषी हैं। हमारी तीसरी हेडलाइन है, पशुओं की बलि पर अंकुश लगाने की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा पूर्व भारत में धार्मिक प्रथाएं उत्तर भारत से भिन्न हैं, इन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। हमारी चौथी हेडलाइन है, कैनेडियन उप वित्त मंत्री ने पुष्टि की कि उन्होंने अखबार को खालिस्तानियों पर हमले की साजिश में अमित शाह की संलिप्तता के बारे में बताया था। हमारी 5वीं हेडलाइन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा जब तक अत्यधिक क्रूरता शामिल ना हो अदालतें जोड़ों के अंतरंग क्षणों की जांच नहीं कर सकती। अदालत ने एक महिला द्वारा शुरू किए गए मामले में तलाक दिए जाने के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। हमारी छठी और आखिरी हेडलाइन है, गौतम अडानी ही दिवाली मना रहे होंगे, क्योंकि कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि जुलाई सितंबर में 1741 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ 2024 और 25 की दूसरी तिमाही पिछले वर्ष की समान अवधि में 228 करोड़ रुपए की कमाई से 663% अधिक है। EBITDA 46% बढ़कर 4,354 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि राजस्व 15% बढ़कर 23,196 करोड़ रुपए हो गया है। चलिए अब हम वापस अपने मुख्य 4 टॉपिक्स पर आते हैं। सबसे पहला टॉपिक अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। 29 अक्टूबर को बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी ने बीजेपी और कांग्रेस को दलितों का दुश्मन करार देते हुए कहा कि दोनों पार्टियां दलित हितैषी होने की आड़ में आरक्षण को अप्रभावी बनाने की साजिश में लगी हुई हैं। आरक्षण में कोटे के बंटवारे को लेकर जातिवादी पार्टियों की सक्रियता साबित करती है कि भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इनसे समाज और संविधान को खतरा कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ गया है। हरियाणा के बाद दलित एकता को तोड़ने के लिए आरक्षण के भीतर नई व्यवस्था को आपाधापी में लागू करने का फैसला वास्तव में आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने के इनके जारी षड्यंत्र का नया प्रयास है। बीते सोमवार 28 अक्टूबर 2024 को कर्नाटक सरकार कैबिनेट ने राज्य में अनुसूचित जातियों में आंतरिक आरक्षण लागू करने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसके लिए उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन करने का फैसला किया है। इस आयोग को अनुसूचित जातियों से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी सरकार ने ये सुझाव दिया था। पूर्व में 4 बार यूपी की सीएम रही बहन जी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को इन समुदायों को राजनीतिक सत्ता से बाहर रखने के
विभाजनकारी इरादे के प्रति आगाह किया। भाजपा, कांग्रेस और सपा जैसे जातिवादी दलों के विभाजनकारी इरादों के बारे में बहुत सतर्क रहना आवश्यक है, जो SC, ST और अन्य उपेक्षित लोगों की राजनीतिक शक्ति को खतरा मानते हैं और कमजोर करने के लिए हर संभव हथकंडे अपनाते हैं। बहन जी आगे कहती हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कारवां कमजोर ना होकर मजबूत बना रहे। इस खबर पर हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि क्या BSP सुप्रीमो के उठाए सवाल सही हैं या गलत। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अब हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतगणना के दौरान अनियमितताओं के बारे में कांग्रेस की शिकायतों पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग ने मंगलवार को आरोपों को निराधार करार दिया और कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों के प्रतिनिधि मतगणना के दौरान मौजूद थे। EVM, मतदान, शीलिंग, स्ट्रांग रूम खोलना और पूरी मतगणना प्रक्रिया में। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे को पत्र लिखकर चुनाव आयोग ने कहा कि आरोपों में अशांति पैदा करने की क्षमता है। इस खबर पर मैं आप लोगों की राय जानना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस के आरोप झूठे हैं या फिर EVM सही में हैक हो सकती है। चलिए अब हम अपनी तीसरी खबर की ओर चलते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर एक जनहित याचिका यानी कि PIL का जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने और अपने अधिकारी निर्वहन के दौरान औपचारिक ड्रेस कोड का पालन करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने राज्य को 1 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने महाधिवक्ता PM रमन से यह स्पष्ट करने को भी कहा कि क्या ऐसे कोई सरकारी आदेश हैं जो राज्य में राजनेताओं और लोक सेवकों के लिए कुछ निश्चित ड्रेस कोड निर्धारित करते हैं। अदालत एक वकील M सत्य कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने दावा किया था कि आधिकारिक कार्यक्रमों में टी-शर्ट और जीन्स और कैजुअल जूते जैसी आकस्मिक पोशाक पहनकर उदयनिधि राज्य के अपने सरकारी आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। 2019 जो सभी लोक सेवकों के लिए एक औपचारिक ड्रेस कोड निर्धारित करता है। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि उदयनिधि स्टालिन का ये फैसला कि अपनी मर्जी के कपड़े पहनना आधिकारिक कार्यक्रम में कितना सही है और कितना गलत। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अब हम अपनी चौथी खबर की ओर चलते हैं और आखिरी खबर। सरकार राष्ट्रीय जनगणना कराने जा रही है। अगले साल 2025 में जनगणना शुरू हो सकती है। साल 2011 में अंतिम बार जनगणना हुई थी तो उस समय देश की जनसंख्या बढ़कर 1.21 अरब हो गई थी। पिछले एक दशक में 17.7% आबादी बढ़ी थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक उस दौरान देश में पुरुषों की आबादी 62 करोड़ से अधिक थी और महिलाओं की संख्या 58 करोड़ से अधिक थी। साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली सरकार ने 84वां संशोधन किया था। इसके मुताबिक उन्होंने परिसीमन को 25 साल के लिए टाल दिया था। इसका मतलब था परिसीमन 2031 की जनगणना के बाद किया जाएगा। हालांकि जनगणना की खबर के सामने आने के बाद परिसीमन की संभावनाओं की अटकलें भी तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी संभावना है कि इसके बाद सरकार चुनावी क्षेत्रों के पुनः निर्धारण के लिए परिसीमन की प्रक्रिया को शुरू कर सकती है। इससे देश में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद है। तो वहीं महिला आरक्षण भी लागू हो सकता है। इसका सबसे बड़ा असर 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। बीते दिनों देश में जाति जनगणना के मुद्दे ने भी जोर पकड़ा है। चाहे BSP हो, कांग्रेस हो या राजद हो या सपा, इन दलों ने जाति जनगणना के मुद्दे को उठाया है, लेकिन सरकार ने जाति जनगणना पर चुप्पी साधी हुई है। BSP सुप्रीमो बहन मायावती जी का कहना है कि उनकी नाटकीयता से सावधान रहें, वे कभी भी जाति आधारित जनगणना नहीं कराएंगे। यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कोई भी सरकार जाति जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आखिर क्यों नहीं कराना चाहती, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। और आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हम फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ यहीं बहुजन सेंचुरी पर।